नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी एएनएन्स की काफी दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिस्टम कैसे इंसानी सोच की नकल करते हैं। नमस्कार। हाँ, और हमारी आज की ये जो बातचीत है वो रॉयल रिसर्च के एक लेख पर आधारित है। एएनएन, मशीनों को मानवीय सोच से सशक्त बनाना। तो हम देखेंगे कि ये नेटवर्क्स असल में काम कैसे करते हैं, इनके जरूरी हिस्से क्या हैं और ये सीखते कैसे हैं, इंसान के दिमाग से तुलना करते हुए। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? क्या मशीनें वाकई सोच सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये एएनएन्स आखिर हैं क्या चीज? देखिए, एएनएन्स जो हैं वो कंप्यूटिंग सिस्टम है और इनकी बनावट वो हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से ही प्रेरित है। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए नोड्स या न्यूरॉन्स का एक जाल है। अच्छा, नोड्स का जाल। हाँ, जो जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एक साथ काम करते हैं। मतलब ये सिस्टम डेटा में पैटर्न पहचान कर फैसले ले सकते हैं, कुछ कुछ वैसे ही जैसे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही कह सकते हैं। इनकी जो बनावट है उसमें कई परतें होती हैं, लेयर्स। सबसे पहले आती है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर। हाँ, जो कच्चा डेटा लेती है। जैसे मान लीजिए कोई तस्वीर है तो उसके सारे पिक्सल। अच्छा, तो ये कच्चा डेटा आ गया। अब इसे सिर्फ देखना तो काफी नहीं होगा, इसे समझना भी पड़ेगा। शायद यहीं पर वो बीच वाली हिडन लेयर्स काम आती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये हिडन लेयर्स ही डेटा को ज्यादा गहरे अब्स्ट्रैक्ट रूपों में बदलती हैं। जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी, नेटवर्क उतने ही मुश्किल पैटर्न समझ पाएगा। और सबसे आखिर में आती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल रिजल्ट देती है। जैसे कि तस्वीर में क्या है, बिल्ली या कुत्ता? हाँ, बिल्कुल वही वर्गीकरण वाला काम। इस सीखने की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। इसमें वेट्स का क्या रोल है? मैंने सुना है ये बहुत जरूरी होते हैं। वेट्स, हाँ, वजन कह लीजिए, ये सीखने की प्रक्रिया की जान है असल में। ये नोड्स के बीच जो कनेक्शन है उसकी मजबूती तय करते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट किया जा सकता है? हाँ, ये कुछ कुछ हमारे दिमाग के सिनेप्स जैसे हैं। जैसे अनुभव से कोई कनेक्शन मजबूत होता है, कोई कमजोर। तो ट्रेनिंग का मतलब इन्हीं वेट्स को ठीक करना हुआ, जैसे हम गलतियां करके सीखते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ट्रेनिंग के दौरान एक प्रक्रिया इस्तेमाल होती है, बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन? हाँ, ये एक तरह से गलती का सिग्नल पीछे भेजती है। मतलब आउटपुट लेयर से शुरू होकर हर पिछली लेयर को बताया जाता है कि उसकी वजह से कितनी गड़बड़ी हुई, ताकि वो अपने वेट्स को सुधार सकें। अच्छा, और ये सुधार होता कैसे है अपने आप? इसके लिए खास एल्गोरिदम होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, जैसे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये काफ़ी पॉपुलर हैं। ये तरीके क्या करते हैं कि डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में देखकर वेट्स को धीरे धीरे सही दिशा में लाते हैं, ताकि नेटवर्क की गलतियां कम होती जाएं। ये तो काफी स्मार्ट है, लेकिन इतनी जटिल चीजों को समझने की क्षमता कहाँ से आती है? वो एक्टिवेशन फंक्शंस का क्या रोल है? एक्टिवेशन फंक्शंस, हाँ, ये गणितीय समीकरण हैं। ये तय करते हैं कि एक न्यूरॉन आगे क्या सिग्नल भेजेगा, कितनी मजबूती से भेजेगा। इनका सबसे जरूरी काम है नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी लाना। नॉन लीनियरिटी मतलब सीधी रेखा में ना सोचना। अगर सब कुछ लीनियर हो तो नेटवर्क सिर्फ सीधी सादी चीजें समझ पाएगा। नॉन लीनियरिटी से ही वो जटिल, टेढ़े मेढ़े पैटर्न और रिश्ते समझ पाता है। रेलू आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर ये मानवीय सोच की नकल कैसे करते हैं? क्या ये वाकई सोच रहे हैं जैसे हम सोचते हैं? देखिए, ये एक बड़ा दार्शनिक सवाल भी है। एएनएस गणितीय रूप से मैथमेटिकली मस्तिष्क की कुछ प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं, वैसे ही इनके नोड्स वेट्स के आधार पर सिग्नल पास करते हैं। और जैसे हमारा दिमाग एक साथ कई काम करता है। हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग वो एएनएस भी करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये गणितीय मॉडल हैं। इनमें जैविक चेतना कॉन्शियसनेस वो नहीं है। समझ गई। और इनका इस्तेमाल तो आजकल हर जगह दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल। कंप्यूटर विजन में बहुत है, चेहरे पहचानना, सेल्फ ड्राइविंग कारें, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अनुवाद, चैटबॉट्स। हेल्थ केयर में बीमारी का पता लगाने में मदद करते हैं। और फाइनेंस में भी? हाँ, फाइनेंस में धोखाधड़ी पकड़ने में, स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगाने में। रॉयल रिसर्च वाले लेख में भी इस पर काफी जोर था कि फाइनेंस में इनकी सटीकता कमाल की है। लेकिन सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ चुनौतियां भी होंगी। मतलब डेटा जिसके साथ सही जवाब भी जुड़ा हो। जैसे बिल्ली की हजारों तस्वीरें जिन पे लिखा हो बिल्ली।
ये इकट्ठा करना महंगा और मुश्किल हो सकता है। और वो ब्लैक बॉक्स वाली बात? हाँ, वो भी एक मुद्दा है। कई बार एएनएन कोई फैसला लेता है पर यह समझाना मुश्किल होता है कि वो उस नतीजे पर पहुंचा कैसे। पारदर्शिता की कमी, और हाँ, ये काफी बिजली भी इस्तेमाल करते हैं। तो भविष्य में क्या उम्मीद है? इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? कुछ दिशाएं हैं, जैसे ट्रांसफर लर्निंग, मतलब एक काम के लिए सीखे ज्ञान का दूसरे काम में इस्तेमाल करना, और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, ऐसी चिप्स बनाना जो दिमाग की तरह कम ऊर्जा में काम करें। एक आखिरी सवाल, ये पारंपरिक मशीन लर्निंग से कैसे अलग हैं? एक बड़ा फर्क ये है कि एएनएन्स अपनी उन हिडन लेयर्स के जरिए डेटा से जरूरी फीचर्स खुद ही सीख लेते हैं। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि किस चीज पर ध्यान दो, जबकि पारंपरिक मॉडल्स में अक्सर हमें ये फीचर्स पहले से तैयार करके देने पड़ते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एएनएन्स में परतें होती हैं, वेट्स होते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, और ये सब मिलकर डेटा से सीखते हैं। और कई मायनों में ये इंसान के दिमाग जैसा काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर विजन से लेकर फाइनेंस तक कई क्षेत्रों को बदल रही है। हालांकि डेटा की जरूरत, पारदर्शिता और हाँ, नैतिक पहलू जैसे पूर्वाग्रह वगैरह, ये चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। बिल्कुल। और चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये एएनएन्स ज्यादा काबिल होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में सोचने की हमारी परिभाषा बदल जाएगी? इंसान की समझ और मशीन के इंटेलिजेंस के बीच का रिश्ता आगे चलकर कैसा रूप लेगा?